नमस्कार बच्चों, ईशा क्लासेज ऑनलाइन एजुकेशन में आपका एक बार फिर से स्वागत है। देखिए बच्चों, 10th क्लास आरबीएसई बोर्ड का हम 7 चैप्टर सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी पढ़ रहे थे और अब तक इससे पहले वाले वीडियो के अंदर हम लोगों ने जो सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी उनका जीवन परिचय और उनकी जो पहली कविता है अभी ना होगा मेरा अंत, इसकी शुरुआत हम लोगों ने करी थी। इन चीज़ों को हम लोग अच्छे से देख चुके हैं, पढ़ चुके हैं। अगर आप लोगों ने वो वीडियो नहीं देखा है तो एक बार वीडियो ज़रूर देख लीजिए ताकि आपको ये चैप्टर पूरा अच्छे ढंग से समझ में आ जाए। तो देखिए बच्चों, आज हम इस बाकी बचे हुए जो पार्ट है उसको हम पढ़ेंगे। अभी तक हम लोग ये पढ़ चुके हैं इन चीज़ों के बारे में कि अभी ना होगा मेरा अंत, अभी अभी ही तो आया है मेरे जीवन में मृदुल बसंत, अभी ना होगा मेरा अंत। यानी कवि सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी इस कविता के माध्यम से अपने जो युवा अवस्था है उसके उत्साह जोश को व्यक्त करने की कोशिश की है। साथ ही जीवन के प्रति आशा और उत्साह का जो स्वर है उसे व्यक्त किया है उन्होंने। जीवन में एक जिजीविसा होनी चाहिए, जीवन शक्ति होनी चाहिए, जीवन में हमेशा एक नव उत्साह होना चाहिए। अपने किसी भी कार्य को करने के लिए उत्साह का होना बहुत ज़रूरी है और जीवन में कभी निराश नहीं होना चाहिए, हमेशा आशावादी होना चाहिए और जीवन के प्रति एक सकारात्मक दृष्टिकोण रखते हुए उसे जीवन के अंदर आगे बढ़ता रहना चाहिए। तो कवि सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी कहते हैं कि अभी ना होगा मेरा अंत, अभी अभी तो आया है मेरे जीवन में मृदुल बसंत, कि मेरे जीवन के अंदर अभी अभी मधुर बसंत ऋतु रूपी जो यौवन काल है, युवा अवस्था है, उसका आगमन अभी अभी हुआ है। इसलिए मेरी एक लंबी आयु अभी शेष है, इसलिए मेरे जीवन का अंत अभी नहीं होगा। मेरा जीवन अभी बहुत बड़ा है, बहुत लंबा है। हरे हरे ये पात, डालियां कलियां कोमल गात। जैसे बसंत ऋतु के आगमन पर के जो डालियां हैं वो हरे हरे पत्तों से और कलियों से जो क्या हो जाती है, भर जाती है, उसी तरह यौवन काल के आगमन से जो शरीर है वो भी अनेकानेक कोमल भावनाओं से भर जाता है। और मैं ही अपना स्वप्न मृदुल कर, और मैं ही अपने उन अनेक भावनाओं को जो मधुर कर अपने कोमल हाथों से, अपने मधुर मृदुल कर हाथों से जो निद्रित कलियां हैं, जो अलसाई हुई जो कलियां हैं, उनके ऊपर हाथ फेरूंगा और जगह एक प्रत्युष मनोहर, और मेरे जीवन में एक नया प्रातःकाल या सूर्य रूपी जो सवेरा है वो मेरे जीवन में आया है। इसलिए मेरे जीवन में तो अभी अनेक तरह के जो उत्साह है वो बाकी हैं, बचा हुआ है। पुष्प पुष्प से तंद्रा लस लालसा खींच लूंगा मैं, अर्थात ये जो कलियां हैं इनके ऊपर अनेकानेक पुष्प खिले हुए हैं और मानो वह तंद्रा से तंद्रालस, ठीक है, ये तंद्रा द्रह है, तंद्रालस यानी आलस्य से लालसा खींच लूंगा मैं और अपने नव जीवन का अमृत, अपने नव उत्साह का जो अमृत है वो सहर्ष खुशी से मैं सींच दूंगा। द्वार दिखा दूंगा फिर उनको, है मेरे जीवन वे जहां अनंत, अभी ना होगा मेरा अंत। मैं उसे दिखा दूंगा कि मेरा जो जीवन है वो अभी अनंत है, इसलिए मेरे जीवन का अंत अभी नहीं होने वाला है। अर्थात जीवन के प्रति सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी का जो दृष्टिकोण है वो बहुत ही शानदार है। यानी जीवन के प्रति एक सकारात्मक, एक आशावादी सोच यहाँ उन्होंने प्रस्तुत की है। तो आगे देखिए, बाकी जो बचा हुआ अंश है उसे हम लोग पढ़ना शुरू करते हैं बच्चों। मेरे जीवन का यह है जब प्रथम चरण, यानी मेरे जीवन का ये एक प्रथम चरण है। यहाँ मैं इसको नोट कर लेता हूँ फिर समझते हैं अच्छे से। मेरे जीवन का यह है जब प्रथम चरण। इसमें कहाँ मृत्यु, इसमें कहाँ मृत्यु। ये जो यौवन काल है ये मेरे जीवन का प्रथम चरण है।
तो अभी इसमें मृत्यु कहाँ, अर्थात ये तो एक जीवन की शुरुआत है, ये जीवन का एक प्रथम काल है, इसमें अभी मृत्यु कहाँ है जीवन ही जीवन। अभी तो मेरे सामने जीवन ही जीवन है, अर्थात एक लंबा जीवन मेरे सामने अभी है, जिसे जीना अभी बाकी है। अभी पड़ा है आगे सारा यौवन, अभी तो मेरे जीवन में सारा जो यौवन काल है, युवावस्था है, वो अभी मेरे सामने पड़ी है। अभी पड़ा है आगे, अभी पड़ा है आगे सारा यौवन, सारा जो यौवन काल है वो मेरे सामने पड़ा है, इसलिए मेरे जीवन का अभी अंत नहीं होने वाला। स्वर्ण किरणें, यानी स्वर्ण के समान, स्वर्ण रूपी जो किरणें हैं, स्वर्ण किरणें कल्लोलों पर बहता रे, स्वर्ण किरणों की तरंगों पर बहता रे बालक मन, मेरा बालक रूपी जो मन है वो स्वर्ण किरणों पर बह रहा है, मेरे अविकसित राग से, मेरे अविकसित राग से, मेरे अविकसित गीतों से विकसित होगा बंधु मित्र दिगंत, दिक अंत, दिशाओं के अंत तक। अभी ना होगा मेरा अंत, अभी ना होगा मेरा अंत, अभी मेरे जीवन का अंत नहीं होगा। तो ध्यान रखिएगा, इसमें कवि ने उत्साहपूर्वक जीवन जीने की एक प्रबल लालसा व्यक्त की है, एक उत्साह के साथ जीवन जीने की एक जो इच्छा है वो उन्होंने यहाँ पर व्यक्त की है कि मेरे जीवन का यह है जब प्रथम चरण, कि मेरे जीवन का ये एक प्रथम चरण है। कवि निराला जी कह रहे हैं कि अभी ये मेरे जीवन का एक प्रथम चरण है या प्रथम यौवन काल है। इस नव वसंत रूपी युवा अवस्था में मृत्यु कहाँ और कैसे हो सकती है, इसमें तो अभी जीवन का नव उत्साह भरा हुआ है। ये जीवन में जो पहला चरण है, इसमें मृत्यु कहाँ होगी, कैसे होगी, ये कैसे अभी पता नहीं है। अभी तो मेरे जीवन में अत्यधिक नया उत्साह भरा हुआ है, नव उत्साह। अभी पड़ा है आगे सारा यौवन, और अभी तो मेरे सामने एक पूरा यौवन काल, एक लंबी युवा अवस्था की जो आयु है वो मेरे सामने शेष है, बाकी है, सारा जीवन पड़ा हुआ है। अभी तो जीवन रूपी प्रभात में, इस जीवन रूपी प्रभात में जो मनोरम भावनाओं की स्वर्ण किरणें बिखर रही हैं, मनोरम जो सुंदर भावनाएं हैं वो बिखर रही हैं, स्वर्ण किरणें, स्वर्णिम किरणें बिखर रही हैं, और मेरा कोमल मन इस जीवन रूपी समुद्र की तरंगों पर, लहरों पर प्रसन्नता से बहता ही जा रहा है। हे बंधु, मेरे हृदय की अविकसित राग से, अर्थात कल्पनाशील अल्प विकसित प्रेमिल भावनाओं एवं उल्लासपूर्ण आशाओं से मेरा जीवन रूपी दिशाओं का पूर्ण विकास होगा। मेरी जीविका एवं कर्म निष्ठा से जीवन का सुंदर विकास होगा। अभी मेरे सामने सारा जीवन पड़ा हुआ है, अतएव अभी से मेरे जीवन का अंत नहीं होगा। यहाँ कवि ने आशावादी स्वर, उत्साह, उल्लास तथा जीवन जीने की एक प्रबल लालसा को व्यक्त किया है। तो ये कविता आपके सामने आ गई है। अब जब आप इसकी व्याख्या करेंगे तो ध्यान रखिएगा, इनमें से कोई सी भी आपके सामने पंक्तियां आ सकती हैं। उसके अंदर सबसे पहला काम होगा कि आप ऊपर ही ऊपर कठिन शब्दार्थ लिखेंगे। ये आदत में ले लीजिए, प्रैक्टिस में ले लीजिए कि जब भी हम किसी पद की या गद्य की व्याख्या करेंगे तो सबसे ऊपर ही ऊपर कठिन शब्दार्थ लिखेंगे। उसमें जो भी, जैसे मृदुल है, मधुर हो गया, इसके अंदर स्वर्ण किरणें हैं, सोने की किरणें होगी, कल्लोल मतलब तरंगे होगी। ठीक है, तो इस तरह से आप जो कठिन शब्द है उनको आप नोट कर लेंगे।
गात मतलब शरीर होता है, कर मतलब हाथ होता है, ठीक। प्रत्युष मतलब प्रातःकाल होता है, सवेरा होता है। इस तरह आप लोग इनको लिख लें, नोट कर लेंगे, और जब व्याख्या करेंगे तो ऊपर ही ऊपर इनको लिखेंगे। फिर हम लोग लिखते हैं प्रसंग के प्रस्तुत पद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक क्षितिज के पाठ सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी द्वारा लिखित अभी ना होगा मेरा अंत कविता से लिया गया है। इस अंश में निराला जी ने जीवन के प्रति उत्साह, आशावादी सोच या स्वर को व्यक्त किया है। इस तरह से आप एक प्रसंग बना लेंगे, फिर हम लोग व्याख्या करेंगे और विशेष टिप्पणी, ठीक। तो इस तरह से 3 बिंदुओं के आधार पर आप लोग व्याख्या कर लेंगे। विशेष टिप्पणी में मैं पिछले वीडियो में बता चुका हूँ कि कुछ पॉइंट है जो आपको कॉमन रखने हैं कि इसकी भाषा सरल, सुबोध, प्रवाहमयी है, शब्दों का प्रयोग भावानुकूल किया गया है, इसमें तत्सम तद्भव शब्दावली की प्रधानता है। साथ ही आप ये भी कह सकते हैं कि इसमें मधुरता है, सरसता है, ठीक है, मधुरता है, सरसता है, ठीक। लेकिन यहाँ जैसे अपन गुणों की बात करें तो जैसे प्रसाद गुण, माधुर्य गुण, ओज गुण 3 तरह के होते हैं। तो ये मुक्त छंद की कविता है, यानी कि यहाँ ये छंदों से क्या है, मुक्त है। इसको लयबद्ध तरीके से यानी कि गाया जा सकता है, और भाषा जो है तत्सम, संस्कृतनिष्ठ ऐसे भी आप लिख सकते हैं। शब्दावली का प्रयोग किया गया है। बीच बीच में इनके जो पॉइंट बता रहा हूं मैं आप लोगों को कि इसमें कवि ने नव उत्साह का, आशावादी विचार को व्यक्त किया है। इस तरह से जो पॉइंट बनते हैं वो आप लोग यहाँ नोट कर सकते हैं। तो ये कविता मैंने आपको समझा दी है। अब इसमें जो सेकंड कविता है मातृवंदना, यानी इसमें कवि सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी ने इस कविता में जो राष्ट्रीय चेतना है और देश प्रेम की भावना पर आधारित है ये कविता। ये जो मातृवंदना कविता है ये राष्ट्रीय चेतना एवं देश प्रेम की भावना पर आधारित है, और इस कविता में देश प्रेम से संबंधित जो कविताएं लिखी हैं तो यहाँ पर भी देश के प्रति प्रेम जागरूक हो, जागे, यही संदेश इस कविता में दिया गया है। माँ भारती जी के तन मन धन से सेवा करना चाहते हैं निराला जी, और अपना सब कुछ उनके लिए समर्पित करना चाहते हैं, ऐसा भाव इस कविता के अंदर क्या हुआ है, व्यक्त हुआ है। तो मैं इसे मिटा देता हूँ, और फिर हम लोग ये जो कविता है मातृवंदना, इसे हम लोग पढ़ते हैं और सीखने की कोशिश करते हैं कि इसमें क्या अनुवाद है। सरल हैं दोनों कविताएं, अगर आप थोड़ा सा ध्यान देंगे तो आसानी से ये दोनों कविताएं आप लोग याद कर लेंगे। इनका अनुवाद और इनकी व्याख्या की जो प्रैक्टिस है वो आप आसानी से कर सकते हैं। मैं बार बार व्याख्या के लिए बोल रहा हूँ आप लोगों से, तो इस चीज़ को तय मान लेना बच्चों। 6 नंबर 6 नंबर 12 नंबर होते हैं, इसलिए 12 में से 1 नंबर भी नहीं कटे, इसलिए हम लोग व्याख्या की प्रैक्टिस बहुत अच्छे से करें, क्योंकि प्रैक्टिस से अगर आप चीज़ों को सीखते हैं तो बहुत कम चांस रहते हैं कि आपके नंबर कटें। अगर हम ये सोचते हैं कि नहीं व्याख्या ही तो करनी है, पैराग्राफ में टीप टीप के तो लिखना है, तो हम तो वहीं कर लेंगे, तो ये आप इस तरह की गलतियां ना करें। हर चीज़ सीख कर और फिर एग्ज़ाम दें आप लोग, तो आपका जो रिजल्ट है उसमें ज़रूर अंतर आएगा। और हिंदी इंग्लिश लैंग्वेज जो होती हैं इनके अंदर मार्किंग जो है ज़्यादा कटते हैं अंक, इस चीज़ को भी ध्यान रखें। तो अंक ना कटें, इसके लिए भी हम लोग चर्चा करेंगे। तो मैं यहाँ अगली जो कविता है जिसका नाम है मातृवंदना, नर जीवन के स्वार्थ सकल बलि हो तेरे चरणों पर, माँ मेरे श्रम सिंचित सफल। वाह! नर जीवन, इस मनुष्य रूपी जीवन के स्वार्थ सकल, स्वार्थ सकल, सकल मतलब सभी स्वार्थ, बलि हो, बलिदान हो जाएं, बलि हो तेरे चरणों पर,
माँ मेरे श्रम सिंचित, मेरी मेहनत, मेरे परिश्रम से सींचे हुए सभी फल माँ भारती तेरे चरणों में बलिदान हो जाए। सब फल जीवन के रथ पर चढ़कर, इस जीवन रूपी रथ पर सवार होकर, जीवन के रथ पर चढ़कर सदा मृत्यु पर बढ़कर, सदा मृत्यु पथ पर बढ़कर महाकाल के खरतर, बहुत भारी, खरतर मतलब बहुत भारी, इसका अर्थ होता है खरतर भार से सहन कर सकूं, मुझे तू कर दृढ़तर, मुझे इतना दृढ़ मजबूत बना दे, जागे मेरे उर में तेरी, जागे मेरे उर यानी हृदय में तेरी मूर्ति, अश्रु जल, धोत विमल, विमल मतलब पवित्र, द्रग जल से, नेत्रों के जल से बल पाकर बल बलि कर दूं, बलिदान कर दूं, जननी जन्म श्रम संचित फल, अपने जीवन में जितने भी मैंने फल संचित किए हैं वो सब तुम्हारे लिए बलिदान कर दूं। तो देखिए इसका अनुवाद समझे बच्चों। इसमें कवि ने माँ भारती की वंदना करते हुए और देश प्रेम का भाव व्यक्त किया है। कवि निराला जी इस कविता में कहते हैं कि हे भारत माता, मुझे ऐसी शक्ति प्रदान करो कि मेरे जीवन में, इस मनुष्य जीवन के, नर जीवन के, इस मनुष्य जीवन के सकल यानी सभी स्वार्थ, हे माँ भारती, हे भारत माता, मुझे ऐसी शक्ति दो, मेरे मनुष्य जीवन के सारे स्वार्थ तेरे चरणों पर समर्पित या नौछावर हो तथा मेरे श्रम से, मेरे मेहनत से, परिश्रम से सारे कर्म फल जो मैंने अर्जित करे हैं वो सभी तुम्हारे चरणों में क्या हो जाएं? समर्पित हो जाएं, समर्पित हो। कवि आगे कहता है, जीवन के रथ पर चढ़कर, इस जीवन रूपी रथ पर सवार होकर, जीवन के रथ पर सवार होकर आगे बढ़ता रहूं और सदैव मृत्यु के पथ की ओर बढ़ता हुआ महाकाल के अत्यधिक जो भारी भार है उसे मैं सहन सकूं, मुझे तू कर दृढ़तर, मैं उसे सहन कर सकूं, किंतु इसके लिए तुम्हारी कृपा और तुमसे शक्ति की ज़रूरत है, इसलिए तुम मुझे अत्यधिक मजबूत बना दो। मेरे हृदय में तुम्हारी मूर्ति जागे, जागे मेरे उर में तेरी मूर्ति, मेरे हृदय में तुम्हारी मूर्ति जागे, मेरे हृदय में तुम्हारी मूर्ति जागे, उसका स्मरण होता रहे तथा मेरे अश्रु जल से वह मूर्ति जो है प्रक्षलित होती रहे, यानी कि अश्रु जल धोत विमल, मेरे आंसुओं के जल से वो मूर्ति जो है धुलती रहे और उससे
वो और भी ज़्यादा विमल यानी कि पवित्र और निर्मल रहे। द्रग जल से पा बल बलि कर दूँ, और मैं अपने आंसुओं के जल से बल प्राप्त करके अश्रु जल से वह मूर्ति जो है धुल जाए। हे माता, तुम मुझे ऐसी शक्ति प्रदान करो ताकि मैं अपने श्रम से सिंचित जन्म फल को यानी कि इस जीवन रूपी फल को अपने आंसुओं के जल से के साथ तुम्हारे ऊपर न्योछावर कर सकूं। अर्थात कवि कामना करता है वह जीवन की बाधाओं को पार करके भारत माता के चरणों में अपना बलिदान करने की शक्ति प्राप्त कर सके, ऐसा कवि यहाँ व्यक्त कर रहा है। तो कुल मिलाकर ये बात करता है कवि कि वह अपने जीवन के अंदर जो घटनाएं चल रही हैं, नर जीवन के स्वार्थ सकल बलि हो तेरे चरणों पर, माँ मेरे श्रम सिंचित सब फल, कि हे भारत माता, मेरे इस मनुष्य जीवन के सभी स्वार्थ तेरे चरणों पर बलिदान हो जाएं। हे भारत माता, मेरे परिश्रम से सिंचित जितने भी फल हैं वो तुम्हारे चरणों पर अर्पित कर दूं। मैं अपने जीवन के रथ पर सवार होकर हमेशा मृत्यु के मार्ग पर आगे बढ़ता रहूं और महाकाल के उस भारी भरकम भार को मैं सहन कर सकूं। मुझे तू कर दृढ़तर, कि हे भारत माता, तुम मुझे इतना मजबूत बना दे कि मैं उसे सहन कर सकूं। मेरे हृदय में तुम्हारी पवित्र निर्मल मूर्ति जाग जाए, मूर्ति अश्रु जल धोत विमल, और अपने आंसुओं के जल से वह मूर्ति और भी ज़्यादा निर्मल पवित्र हो। द्रग जल से, आंसुओं के जल से पा बल, मैं शक्ति प्राप्त करके बलि कर दूं, बलिदान कर दूं। जननी जन्म, इस जननी यानी भारत माता के लिए बात आ रही है। हे भारत माता, मैं अपने जीवन रूपी जन्म को, अपनी मेहनत रूपी फल को, अर्थात अपना सब कुछ मैं तुम्हारे चरणों में क्या कर दूं, मैं समर्पित कर दूं, तुम्हें अर्पित कर दूं। ठीक है, आगे देखिए नेक्स्ट हो रहा है इसके अंदर, बाधाएं आती तन पर, अगर इस देशभक्ति के मार्ग पर आगे बढ़ते हुए मेरे जीवन में, मेरे शरीर पर कोई बाधाएं आती हैं, कोई संकट आते हैं, तो पहले सुन लीजिए, पहले लिख देता हूं, बाधाएं आए तन पर देखूं तुझे नयन मन भर, मुझे देख तू सजल द्रगों से, नेत्रों से, जल युक्त अश्रु युक्त नेत्रों से, अपलक बिना पलक झपकाए, उर के शतदल, हृदय के शतदल पर, हृदय के कमल पर सहस्त्र दल वाले, क्लेद युक्त, अपना तन दूंगा, मुक्त करूंगा तुझे अटल, तेरे चरणों पर देकर बलि, सकल श्रेय श्रम संचित फल। तो देखिए यहाँ क्या कह रहे हैं, इसके अंदर कवि निराला जी ने भारत माता के चरणों में अपना सब कुछ समर्पित करने का भाव व्यक्त किया है। कवि निराला जी कहते हैं कि हे भारत माता, हे मातृभूमि, चाहे जीवन या शरीर पर कितने भी बाधाएं या कष्ट आएं,
मैं तो उन्हें पार करके तुम्हें नेत्र भरकर अच्छी तरह से देखूं। यानी मेरे जीवन में चाहे कितनी भी बाधाएं आएं, मेरे शरीर पर कितने भी कष्ट आएं, हे भारत माता, मैं तुम्हें नेत्रों से मन भर के, जी भर के तुम्हें देखूं। मुझे देख तू सजल दृगों से, और तुम भी मुझे अश्रुयुक्त नेत्रों से एकटक देखती रहो, और तुम भी मुझे अश्रुयुक्त नेत्रों से अपलक यानी बिना पलक झपकाए एकटक मुझे देखती रहो। मैं तुम्हारे हृदय रूपी कमल पर, मैं उर के सत दल पर, मैं तुम्हारे हृदय रूपी कमल पर जो क्लेद यानी कि गीला या व्यथित होता है, या अपन यूँ भी कह सकते हैं, पसीना भी बोल सकते हैं, लेकिन यहाँ आपको गीला शब्द ध्यान रखना है कि हे भारत माता, मैं तुम्हारे हृदय रूपी कमल पर अपना गीला शरीर समर्पित कर दूं और अपने सारे श्रेष्ठ श्रम से संचित फल को तुम्हारे चरणों पर समर्पित कर दूं। इस प्रकार मैं तुम्हें सभी कष्टों से मुक्त करके और अपना बलिदान कर दूंगा। हे भारत माता, मैं तुम्हारे लिए अपना सर्वस्व बलिदान कर दूंगा। यानी यहाँ कवि जो है निराला जी अपने जीवन में जो भी कर्म फल हैं, अपने जीवन में जो भी संचित कर्म हैं, उसे भारत माता के लिए समर्पित करने की बात हो रही है। मेरे जीवन में, मेरे शरीर पर मेरे कितने भी कष्ट आएँ, कितने भी मुसीबतें आएँ, किंतु हे भारत माता, मैं तुम्हें अपनी आँखों से मन भर के देखता रहूं और तुम भी मुझे अश्रुयुक्त नेत्रों से बिना पलक झपकाए देखती रहो। उर के सत दल पर और मैं तुम्हारे हृदय रूपी कमल पर अपने गीले शरीर को मैं तुम्हें समर्पित कर दूं। मैं तुम्हें मुक्त करूंगा, तेरे चरणों पर देकर बलि सकल श्रेय। मैं अपने जीवन के सभी फलों को, अपने श्रम से संचित सभी फलों को समर्पित करके मैं तुम्हें एक दिन इस परतंत्रता से मुक्त कर दूंगा। हे भारत माता, तुम मुझे इतनी शक्ति दे। तो देखिए यहाँ कितने ढंग से इसने समझाया है। अब क्वेश्चन समझ लिए। मृदुल बसंत जीवन में किस पड़ाव का प्रतीक आया है? तो ये आप जानते हो, यौवन काल का आया है। शतदल का अर्थ क्या है? कमल। अभी ना होगा मेरा अंत कविता में किस ऋतु के आगमन की बात की गई है? वसंत ऋतु के आगमन की बात की गई है। हरे हरे, ये 5 पंक्ति में कौन सा अलंकार है? हरे हरे, यानी एक जैसे 2 शब्द आ जाते हैं और दोनों के अर्थ समान होते हैं, तो वहाँ पर पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार होता है। तो ये जो हरे हरे पात है, इन पंक्तियों के अंदर पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार आया है। नेक्स्ट देखिए, कवि का कविता में किस प्रथम चरण की ओर संकेत है? तो प्रथम चरण आप जानते हो, युवावस्था, यौवन काल की ओर संकेत किया गया है। नेक्स्ट है, फेरूंगा निद्रित कलियों पर। पंक्ति में निद्रित कलियों का आशय क्या है? अलसाई हुई या अध खिली कलियां, यानी कवि के हृदय की जो अव्यक्त कोमल भावनाएं हैं, कवि के हृदय की जो कोमल अव्यक्त भावनाएं हैं, उनकी ओर वो संकेत किया गया है। तो आप निद्रित कलियों का आशय अलसाई हुई अर्थात अध खिली कलियां, कवि के हृदय की अव्यक्त कोमल भावनाएं हैं। मातृवंदना में कवि ने माँ संबोधन का प्रयोग किसके लिए किया है? माँ भारती अर्थात भारत माता के लिए किया है। माँ शब्द जो है, माँ भारती या भारत माता के लिए उन्होंने इस शब्द का प्रयोग किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों, ये जो कविता है अभी ना होगा मेरा अंत, इसके अनुसार वसंत आगमन पर प्रकृति में कौन कौन से परिवर्तन परिलक्षित होते हैं यानी दिखाई देते हैं? तो देखिए बच्चों, जब बसंत ऋतु का आगमन होता है तो उस समय प्रकृति में क्या क्या परिवर्तन दिखाई देते हैं? तो आप कहेंगे कि भाई जब वसंत ऋतु का आगमन होता है तो प्रकृति में एक परिवर्तन दिखाई देता है। वहाँ पेड़ पौधे नए नए पत्तों से सुसज्जित हो जाते हैं, नई नई कलियां जो हैं विकसित हो जाती हैं और हर तरफ हरियाली छा जाती है। तो ये वसंत ऋतु के बारे में आप लोगों को बताना है, प्रकृति में क्या बदलाव आता है। कवि वर्णन करता है वसंत आगमन पर
जो वृक्ष होते हैं उन पर हरे हरे पत्ते लग जाते हैं, डालियों पर कलियां निकलने लगती है, कुछ अध खिले कुछ पूरे खिले हुए पुष्प जो हैं, लताएं और डालियां जो हैं सुंदर लगती हैं। समस्त प्रकृति में बसंत के प्रभाव से एक नयापन आ जाता है और सभी प्राणियों में जीवन के प्रति एक उल्लास उमंग छा जाता है। पेड़ पौधे हरियाली से आच्छादित हो जाते हैं, सारा परिवेश सुरम्य सुंदर बन जाता है। नेक्स्ट है कविता मातृवंदना के अनुसार कवि माँ के चरणों में क्या क्या समर्पित करना चाहता है। तो मातृवंदना कविता में कवि माँ के चरणों में जो बातें समर्पित करना चाहता है, देखिए कवि के अनुसार कवि माँ भारती के चरणों में अपने जीवन के समस्त स्वार्थों को, अपने श्रम से अर्जित सभी फलों को समर्पित करना चाहता है और जीवन भर में संचित सारे धन वैभव के साथ अपना शरीर भी समर्पित करना चाहता है। इस प्रकार कवि माँ भारती के चरणों में अपना सारा जीवन, शरीर, अपना सब कुछ समर्पित करके और अपना जन्म सफल बनाना चाहता है। तो इस तरीके से आप लोगों के सामने ये कविता और इसके जो क्वेश्चन आंसर हैं वो हम लोगों ने देखे हैं बच्चों, और आपको अच्छे से समझ में भी आ रहे होंगे। सबसे बड़ी बात यह है कि आप अपनी तैयारी को किस तरीके से करते हैं। यहाँ अब तक हम लोग ये 7 चैप्टर जो है बिल्कुल कंप्लीट कर चुके हैं, और जो नया पाठ्यक्रम है उसके अनुसार ये जो बीच के जो चैप्टर नहीं पढ़ाए गए हैं वो हट गए हैं, वो आप लोगों को पढ़ने भी नहीं है। आपके जो क्वेश्चन आंसर हैं वो आप लोग करते रहें और व्याख्या की विशेष रूप से प्रैक्टिस करें। ये बार बार आपसे कह रहा हूँ, और एक बहुत अच्छा अवसर है आप लोगों के पास, बहुत अच्छा मौका है कि आप अपने इस एजुकेशन सिस्टम में बहुत अच्छा स्कोर कर सकते हो, क्योंकि सिलेबस कम है, पढ़ना कम है, मार्किंग ज़्यादा है। अब मार्किंग ज़्यादा है तो इसके लिए आपके जो प्रयास हैं वो ऐसे होने चाहिए जिससे कि नंबर ना कटे, क्योंकि ये तो आप जानते हो, क्योंकि मार्किंग ऐसी होगी कि नंबर कट भी सकते हैं। क्योंकि पिछले रिजल्ट को देखते हुए अगर हम चीज़ों को देखते हैं तो ये कोरोना की वजह से कई जगह ऐसा होता है कॉपियों को चेक ही नहीं कर रहा, तो उसकी वजह से भी दिक्कतें आती हैं। तो आप तो ये देखें कि हमें अपना प्रेजेंटेशन भी अच्छा रखना है और साथ ही हमारे जो उत्तर है उसकी जो क्वालिटी है वो भी अच्छा रखना है, ताकि पढ़ने में और दिखने में दोनों तरह से वो अच्छा होना चाहिए, तभी वहाँ हम नंबर स्कोर कर सकते हैं। तो पहला काम है कि हमारा ये सिलेबस कंप्लीट हो जाए, फिर रिवीजन क्लासें के अंदर हम इनके जितने भी महत्वपूर्ण प्रश्न हैं या जो संभावित प्रश्न हैं उनके ऊपर ज़रूर चर्चा करेंगे, और पेपर को या उसके पैटर्न को पूरे अच्छे ढंग से समझेंगे, एग्ज़ाम में किस तरह से आप उन चीज़ों को कर सकते हैं। तो आप इसी तरह जुड़े रहिए। मिलते हैं हम लोग अगली बार नए चैप्टर को लेकर, तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय।